योगेश जी भाई साहब, एक विषय बहुत गंभीर है। विकसित देशों में आप सर दर्द की दवा भी मेडिकल स्टोर पे जाके डायरेक्ट नहीं ले सकते। भारतवर्ष में जब कोरोना की पहली लहर आई, उससे पहले भी वही माहौल था। दूसरी लहर आई तो हर कोई डॉक्टर बन गया, व्हाट्सएप पे प्रिस्क्रिप्शंस घूमने लगे और सब लोग लाइन लगा के मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ डायरेक्ट ख़रीदने लगे। मेडिकल स्टोर उनको देते रहे। इसकी वजह से दूसरी लहर में दवाइयों की कमी पड़ गई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ गई, तरह तरह के इक्विपमेंट डिवाइसेस की कमी पड़ गई। तो डॉक्टरों ने, जितने डॉक्टर इस परिचर्चा में आए अभी तक, सभी का ये कहना था कि जितना हाहाकार मचा दूसरी लहर में 30-40 दिन के अंतराल में, वास्तव में उसके 10% को ऑक्सीजन सिलेंडर की या तरह तरह की दवाइयों की, स्टेरॉइड की ज़रूरत थी। तो कानून की भाषा में, क्योंकि आप कानून के ज्ञाता हैं, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे भविष्य में इस तरह की बिक्री रुकें देश के अंदर, और जो नकली दवाइयों से लेके हर चीज़ बिकने लगती है उस पर कैसे नियंत्रण लगे, इस पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है और समाज के अनुरूप प्रश्न है। हमारे यहाँ केंद्रीय कानून है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। उसमें अलग अलग शेड्यूल दिए गए हैं। उसके शेड्यूल एच में उन दवाइयों की सूची दी गई है जो दवाइयाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना तो खरीदी जा सकती हैं ना बेची जा सकती हैं, और प्रिस्क्रिप्शन भी एक पर्याप्त योग्यता प्राप्त डिग्री होल्डर डॉक्टर का होना चाहिए। हमारे यहाँ शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, जिनका कि काम है कि इस तरह की अवांछित दवाइयाँ लोगों को बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के जिस तरह बेची जा रही थीं और मनमाने दाम पर बेची जा रही थी, बस सिर्फ थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए, तो ये जो किया जा रहा था ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। ये अपराध 6 महीने से शुरू होता है और एकदम बढ़ते बढ़ते 7 वर्ष तक के अपराध की श्रेणी में ये आता है। जिस तरह के अपराध की गंभीरता है उस हिसाब से सजा है। लेकिन जो हुआ वो अपराध हो गया। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि एक भी लाइसेंस पूरे भारत में किसी भी दवाई की दुकान वाले का इसलिए कैंसिल नहीं हुआ कि आपने बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई कैसे दे दी, या एक भी ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ जिसने कि ब्लैक मार्केटिंग के लिए, जिसके पास एमपिल बहुत बड़ी तादाद में थे लेकिन ड्रग सप्लाई का कोई लाइसेंस नहीं था। गिरफ्तार कौन हुआ? जो अपने कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लाद करके अपने चाचा, मामा, फूफा, ताऊ के घर उनकी जीवन रक्षा के लिए देने जा रहा था। वो बहुत बड़ा अपराधी घोषित हुआ और उसके ऊपर सारी कार्रवाई कर दी गई। बहुत बड़ा योगदान है चिकित्सकों का, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन चिकित्सक जिस सेवा भाव से कार्य करते हैं, नर्सिंग होमों को चलाने वाले नर्सिंग होमों के मालिकों में वह सेवा भाव नहीं दिखाई देता। वो विशुद्ध व्यवसाय की दृष्टि से कार्य करते हैं, क्योंकि वो इस जगत के इन्वेस्टर हैं। वहाँ पर जिन हॉस्पिटल्स को सरकार ने मान्यता प्रदान की और उन अस्पतालों में अनियमितताएं पाई गई जांच के बाद, उन पर भी शासन प्रशासन की जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी उन मैनेजमेंट के ऊपर नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें गलत काम को समाज में प्रोत्साहित करती हैं। अब हमारा क्या रोल है, हमें क्या करना चाहिए? हमारा रोल ये है कि हम लोगों में जागरूकता फैलाएं। जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि संघ जनता के सहयोग से कार्य करता है, तो जनता के सहयोग से जो सेवा भाव का कार्य कर रहा है, उसके साथ साथ में जागरूकता भी फैलाने का कार्य में संघ की बहुत बड़ी भूमिका है। संघ की आवाज़ हर घर के चूल्हे तक सुनी जाती है। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो मेरा अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध है, संघ के पदाधिकारियों से, कि वो ड्रग कॉस्मेटिक्स एक्ट की व्यवस्था जो भारत सरकार के अधिनियम के तहत स्थापित की गई है, इसके प्रति भी लोगों को जागरूक करें।
क्योंकि अज्ञानतावश लोग जा करके इस तरह के अपराध कर रहे हैं जिसकी कि कोई संभावना, कोई आवश्यकता समाज में नहीं है। लेकिन टीवी चैनल पर जिस तरह भय का वातावरण बना दिया जाता है, 24 घंटे 40 में से 38 चैनल यही चिल्लाता है कि यहाँ इतनी लाशें जल रही हैं, वहाँ उतने आदमी मर गए, इतने ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, इतने रेमडेसिविर दवाई नहीं मिल रही है, इतने इंजेक्शन खत्म हो गए। तो ये जो पूरा का पूरा एक नेटवर्क है जो कि मनुष्य के चिंतन शैली पर हमला करता है, व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है, व्यक्ति की विवेकशीलता को नष्ट कर देता है। सामान्य सर्दी जुकाम भी व्यक्ति को जानलेवा दिखाई देने लगता है। और उससे बड़ा काम क्या है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं, ये आपको जो मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम देने के लिए आपको अपना क्लाइंट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरह के भय के वातावरण से समाज में लोगों को समझाना शुरू करते हैं कि आप उनकी पॉलिसी ले लीजिए। ताज्जुब इस बात का है, मैंने इस पर अपने अधिवक्ता समाज में एक सर्वे किया कि जिन्होंने हेल्थ पॉलिसी ले रखी थी 98% वही लोग मरे, और जिनके पास हेल्थ पॉलिसी नहीं थी उसमें बस सिर्फ 2% लोग मरे। होता क्या है कि जब हम 14,000-15,000 रुपए साल का देते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि अब दुनिया की सारी चिकित्सा हमारे लिए फ्री है, और उस स्थिति में जरा सा भी जुकाम हुआ, जरा सा भी आँख से पानी आया, जरा सा भी मांसपेशियों में दर्द शुरू हुआ, थोड़ी भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई, तो उनको ये लगता है कि भाई हॉस्पिटल में इलाज कराने से कोई पैसा तो अब लगेगा नहीं, क्योंकि हम इंश्योरेंस क्लेम के जोन में हैं। तो वो लोग चले जाते हैं, हॉस्पिटल ऑक्युपाई कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो वास्तव में जिसको आवश्यकता है हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू की, वहाँ पर पहले से इंश्योरेंस क्लेम वाले जाकर लेट जाते हैं। और उसका फर्क क्या पड़ता है कि वही लोग जब वो वहाँ पहुँचकर लेट जाते हैं तो डॉक्टर स्वाभाविक है कि उनका इलाज शुरू कर देता है। इलाज शुरू कर देता है तो जितने इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है उतने इंजेक्शन की परचेज मार्केट से शुरू हो जाती है, जितने ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं वो ऑक्सीजन सिलेंडर की परचेज शुरू हो जाती है। तो लोग, ये जो इंश्योरेंस क्लेम लेने वाले लोग हैं, ये लोग जो जाकर के अनावश्यक हॉस्पिटलों को ऑक्युपाई कर लेते हैं, इस वजह से समाज के अंदर वास्तव में जिसको आवश्यकता होती है उस आदमी की पहुंच हॉस्पिटल के बेड तक नहीं बन पाती और वो आदमी तड़प तड़प के मर जाता है। तो ये बहुत बड़ा जागरूकता का विषय है, अपराध से ज़्यादा ये जागरूकता का विषय है। कानून पहले से हर विषय के बने हुए हैं, लेकिन हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या हम इतने गंभीर रूप से बीमार हैं कि हम हॉस्पिटल जाए? क्या अगर इंश्योरेंस क्लेम के लिए हमने कोई पॉलिसी ले रखी है तो क्या आईसीयू का वह बेड जो किसी की जीवन रक्षा कर सकता है, उस बेड पर अनावश्यक रूप से हम जाकर लेटे रहें और डॉक्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित करते रहें? ये सारी चीज़ें सामाजिक नैतिक अपराध के दायरे में आती हैं। इन्हें आप आईपीसी के ऑफेंस में नहीं ले सकते हैं, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के ऑफेंस में नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये समाज के साथ किए जाने वाला अपराध है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, और जिसको वास्तव में ज़रूरत है वो आपके कारण उस फैसिलिटी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। इसमें डॉक्टर क्या करेगा, दवाई बेचने वाला क्या करेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वाला क्या करेगा, ऑक्सीजन मीटर बेचने वाला क्या करेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। ये समाज के स्वविवेक का विषय है, आत्मचिंतन का विषय है। इसलिए कानून अपना काम कर रहा है, करेगा, आगे भी करेगा, लेकिन कानून के साथ साथ व्यक्ति को भी अपने आत्मचिंतन, अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए। और अगर कोई सुविधा, कोई फैसिलिटी आपके पास है तो उसका उपयोग करिए, उसका दुरुपयोग मत करिए, क्योंकि आपके दुरुपयोग करने से समाज के किसी अन्य व्यक्ति की वास्तविक आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती और उसे उस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ता है, जिससे उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। उस पाप की जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आपने सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। इसलिए कानून से ज़्यादा ड्रग कॉस्मेटिक्स एक्ट हो या आईपीसी के ऑफेंसेज हों या और दूसरे जो सोशल ऑफेंसेज हैं, उनसे ज़्यादा यहाँ पर स्वविवेक, स्वचिंतन की आवश्यकता है।
अगर बहुत आवश्यकता है तभी आप हॉस्पिटल जाएं, वरना नियमित रूप से व्यायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें, सीढ़ी चढ़ें, 1-2 मंजिल का मकान है, अपने कपड़े वपड़े फैलाने छत पर ही जाएं। इसके अलावा जड़ी बूटियां हैं, काढ़ा पिएं और ये कपूर का सूंघनी लें। इस तरह के बहुत से विकल्प हैं जो आपको कोरोना से बचा सकते हैं। और आवश्यकता जब हो तभी अस्पताल की तरफ जाएं, टीवी को देख करके अस्पताल की तरफ मत जाएं। ये मेरा समाज के लोगों से अनुरोध है। धन्यवाद योगेश जी।